देखो थ्योरी में कुछ नहीं है। एक सेकेंड। हाँ अबे यार, ओके ओके, चल रहा है। हाँ देखो है ना, थ्योरी में है ना ये 500 में से 350 मार्क्स है। कल का तो बहुत कम है। हेजिटेट नहीं होना है। इजी गोइंग जो चीज़ें पेपर ने देखी हैं सिर्फ उनको देख लेनी है। नहीं याद होती कोई बात नहीं, छोड़। थ्योरी में कुछ नहीं है। दिल का पोर्शन है ही नहीं है ना। वेपन टेस्ट बहुत कम नंबर का है, 5 ही नंबर लाने, इजी गोइंग चलना है ना। इंडिके जो मिसलेनियस वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे पोर्शन है ना, वो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अपन को तो 115 नंबर लाने हैं। तो सबसे पहले 115 नंबर का काम करना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, आर्म फोर्सेस टू कम्युनिकेशन अपन को 55 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज पेपर है ना, जो भी तुम्हें सही विकल्प लगे। जैसा मैंने बोला अभी कि हाथ से अपन डिग्री को कैलकुलेट करते हैं तो वो 19 डिग्री मैक्सिमम होती है, बट ऑप्शन में है ना 12 डिग्री ही मैक्सिमम है, तो फिर वो 12 ही कर देते हैं ना ऐसे। तो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उस टाइम, सबसे ज़्यादा यूनिक आंसर हो उन चारों में से, वो उसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो मिसलीनियस वाला पार्ट है, लीडरशिप वाला, उसमें है ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो चीज़ें होंगी उसी से वो क्वेश्चन सही होगा। बाकी वाले पोर्शन में फिर भी है ना आप स्टैटिक जीके थ्योरी बेस्ड चीज़ों से आप कर लेंगे, बट आप क्या कहते हैं ये जो ये थ्योरी वाला पोर्शन है जहाँ अंडरस्टैंडिंग से आंसर देना है, वहाँ पे एमसीक्यूज में मार्क खा जाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो भी विकल्प अच्छा लगे आप उसको गोला करना है ब्लैक कलर का। ठीक है, फिर उसमें लिखा है कि आंसर शीट पे कुछ भी नहीं लिखना है, उसमें गोले भरने के अलावा कुछ भी नहीं करना है। उसमें ये देखो लिखा है 45% ईच सेगमेंट से होनी चाहिए, बट जो मतलब आपके 500 में से जो मार्क्स आएंगे ना, वो इसके 50% होने चाहिए। तो 500 का 50% कितना होता है? 250। हाँ, तो 250 जो मार्क्स है वो आपको लाने ही लाने हैं। वो लाने ही लाने हैं, प्लस फिर आपका जो सेगमेंट है उसमें वापस आपको 45-45% लाने हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जाम को अपने हाथ से गंवाना नहीं है। ओके, उसके बाद देखो ऐसी शीट आती है, हालांकि ये बी की है पिछले साल की, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आराम से सांस लेनी है सबसे पहले। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ अपना रेजिमेंटल नंबर आराम से पूरा लिखना है। यहाँ 1 2 3 जो भी मतलब अपना नंबर है वो लिखना है। ठीक है, फिर जैसे आर है तो आर में गोला भर दो। ठीक है, ए है ए में गोला भर दो, टू है टू में गोला भर दो, नहीं है छोड़ दो, डी है डी में भर दो। ऐसे ऐसे करके इसमें गोले भर दिए, है ना। उसके बाद कैडेट का नाम बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिख देना। इंस्टीट्यूट का नाम छोटा लिख देना है, कोई बात नहीं अगर नहीं आए तो। अपना तो एमजी कॉलेज है सीधा, तो सीधा लिखना है गवर्नमेंट एमजी कॉलेज या गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, तो बहुत छोटा लिखना है। ठीक है, यूनिट का नाम लिखना है 5 राज गर्ल्स बटालियन एनसीसी उदयपुर। ठीक है, इसमें विंग में आर्मी विंग है ना, आर्मी विंग इसमें है ना SWSD, तो SW है ना। और बस कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर नंबर आपका, जो क्वेश्चन पेपर पे जो भी नंबर दे रखा हो ना, A B सीरीज कौन सी है आपकी, जैसे मान लो मेरा बी सीरीज का तो मैं बी पे गोला लगाऊंगी। ठीक है, किसी का सी का तो सी पे लगाएगा, किसी का डी पे तो डी पे लगाएगा। ओके, अब ये देखो वेपन टेस्ट को इन्होंने अलग से दे रखा है, ये हालांकि सी की बी, इसलिए यहाँ कैडेट के सिग्नेचर करने हैं, अपने सिग्नेचर कर देने यहाँ पे, है ना। यहाँ इन्विजिलेटर करेगा, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, है ना। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो 10 क्वेश्चन में से आपको 5 सही करने हैं, फिर इसको छोड़ देना है। ठीक है, 5 सही करने हैं, मतलब पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, तीसरा नहीं आ रहा छोड़ दो, चौथा नहीं आ रहा छोड़ दो, ये 2 3 आ रहे कर लो। मतलब इसमें अपने एक सेगमेंट में जितना पास होने के लिए चाहिए सबसे पहले उतने क्वेश्चन करने हैं। कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि मुझे मैम कितने क्वेश्चन करने हैं? तो देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 10 मार्क्स, क्योंकि आपके वेपन 10 मार्क्स का है। तो अपन को पता है कि अपन को 5 क्वेश्चन ही करने हैं। जैसे ही 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इस सेगमेंट को छोड़ देना है, कोई बात नहीं, समय फिर बाद में देखेंगे। मिसलिनियस वाले में अपन को 230 नंबर लाने हैं, है ना, मतलब जैसे 110 नंबर लाने हैं, तो जैसे ही अपने 110 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन से, है ना, उनको पता चल गया कि अपन 110 क्वेश्चन इनमें से सही कर लिए हैं, तो इस वाले पोर्शन को छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। अपन को अब पता चल गया यहाँ पे 55 नंबर लाने हैं इस वाले पोर्शन में, जैसे ही 55 नंबर आते हैं इस पोर्शन को छोड़ देना है। अब बचेगा आपके पास 1 घंटा लास्ट का। अब लास्ट वाले में आराम से आपको जो आए वो भर देना, जितना आए, जितना आप एफर्ट लगाना चाहें, वो फिर आपके ग्रेड के लिए एफर्ट होंगे कि आप कौन सी ग्रेड लाना चाहते हैं। बाकी आपको पहले ऐसे ही करना है, पहले 5 नंबर का कर लिया, 10 इसमें जितने नंबर 110 चाहिए वो कितना कर लिया, और 55 नंबर चाहिए उतना कर लिया, देन आगे बढ़ना है तीनों पोर्शन को ऐसे करके, और फिर वापस जो समय बचा है उसमें रिवर्स जाना है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए। कुछ नहीं, डीजी एनसीसीएफ का आप कुछ काम नहीं है, एक ही दिन तो बचा है, कुछ काम नहीं है। देखो लीडरशिप ट्रेड में कुछ नहीं करना है, मैं हमेशा बताती हूँ। राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, ये थोड़ा पता होना चाहिए। समाधियाँ वगैरह के बारे में कभी कभार आ जाए तो प्रश्न, कुछ नहीं, छोड़ दो अभी के लिए। मैं और बताऊंगी अभी, उस हिसाब से बता देती हूँ कि कहीं तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी थोड़ा बहुत कुछ आ जाए तो। जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो एक लीडर के अंदर होती हैं। वो अलर्ट होता है ना, वो करेज, मतलब करेज वाला होता है बंदा, उसमें एंथुसिज्म होता है, उसमें इनिशिएटिव लेने की पावर होती है, जो आप में नहीं है ना, जो गुण आप में नहीं है, वो सारे गुण एक लीडर में होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, और राष्ट्रीय एकता में बाधा देने वाली चीज़ें कौन सी होती है, तो उनको पता है, भाषा वगैरह, जातिवाद, क्षेत्रवाद वगैरह। ठीक है, कुछ ईयर्स मतलब कुछ डेज हमने देख लिए हैं ऊपर। राजधानी सबकी याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 सिस्टर्स की जो कैपिटल्स हैं वो याद होनी चाहिए अपन को, है ना। जैसे अजय त्रिपुरा, तुरंत अगरतला कर दो, ऐसे। असम दिसपुर, एकदम उत्तराखंड देहरादून, MP भोपाल, ऐसे लाइक एकदम एकदम से चीज़ें आए ना, वो चीज़ करनी है। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद ये नेशनल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पिछली बार देखो इतना सरल प्रश्न आया था। मैं तो, नेशनल इंटीग्रेशन निम्न में से कौन से कैंप को दर्शाता है? सबसे पहला ऑप्शन था EBSB। आपके जैसा मूर्ख होगा तो वो यही करेगा, मतलब है ना, EBSB करके आ जाएगा। और मैं वहाँ EBS में गया तो वहाँ पे है ना बहुत नेशनल इंटीग्रेशन जैसी चीज़ें होती है। नहीं, NIC ऑप्शन में था, NIC। ठीक है, अगर वो NIC को राष्ट्रीय एकता कैंप लिख देता तो आप कर लेते ना। उसने वो पेपर में भी लिख रखा है राष्ट्रीय एकता को कौन सा कैंप करता है, इसलिए उसने फुल फॉर्म दी थी, इसलिए फुल फॉर्म आनी जरूरी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखें। नेतृत्व कितने टाइप के होते हैं, 50 अरब करोड़ बार बता चुकी हूँ, और ये इस बार आएगा कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ यूँ पूछेगा 3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है।
कुछ नहीं है, मौलिक कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स हमें दोनों पता होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 हैं, संविधान का पालन करेंगे, ये करेंगे, स्वतंत्रता वगैरह ये सब याद होने चाहिए, बट नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। फंडामेंटल राइट्स 7 तो याद होनी चाहिए, सॉरी 6 याद होने चाहिए, 7 तो हटा दिया, है ना? 6 ही याद होने चाहिए, ओके? अभी अभी के लिए नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। पर्सनल डेवलपमेंट में कुछ नहीं करना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी के लिए छोड़ दो। सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखो मैं कह रही हूँ ना, ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसमें पिछली बार जो क्वेश्चन आए और हर बार जो क्वेश्चन आते हैं, देखो हर बार तो थ्योरी से आते हैं, तो थ्योरी में तो वही एक प्रश्न आता था, तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ उसमें, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये वाला पोर्शन आपको परेशान करेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे ही 110 नंबर का काम हो जाए फिर ही बाहर आना है। पूरी कोशिश करनी है उस 230 नंबर में, कोशिश करनी है कि मुझे कैसे भी करके मुझे 110 120 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट आंसर, बेस्ट वे हो सकता है वो पढ़ना है, ठीक है? ये चीज़ है, छोड़ देना, कोई बात नहीं। इनकी फुल फॉर्म्स आती हैं, नरेगा की फुल फॉर्म, बीपीएल की फुल फॉर्म याद कर लेना, देख लेना एक बार, नहीं हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। हेल्थ एंड हाइजीन से कुछ नहीं है ना, नेसेसरी फूड्स होते हैं। अब इनमें देखो ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर अपन पढ़ने लगे ना तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाऊँ तो 1 घंटा लगता है। फेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, इनमें कौन कौन सी इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कहाँ क्या होता है, कौन कौन सी डिजीज किस किस से फैलती हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ा बेसिक चीज़ पता हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा पढ़ लेना। ऑब्स्टिकल में कुछ नहीं करना है, एक ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को 10 बार दिखना है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें कुछ नहीं होती है, ऑब्स्टिकल में लगभग डिस्टेंस 35 से 30 फीट के बीच में होती है ना, एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच में। और ये बाधाएं किस किस टाइप की हो सकती हैं, लकड़ी से हो सकती हैं, ईंट से होती है, कंक्रीट से हो सकती हैं, रेत से हो सकती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेट बैलेंस है ना, क्लियर जम्प, डबल डिच है ना, 6 फीट वॉल वाला होता है ना, हाई वॉल है ना, डम डम होता है, राइट लेफ्ट वॉल्ट होती है ना, गेट वोल्ट होती है ना, ये जो रैम जंप होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इनमें क्या क्या में क्या क्या इन्फो होती है वो थोड़ा सा एक बार देखो तो ठीक, नहीं देखो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये देख लेना कि इस फोटो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें है ना, जैसे ये ना, आप यहाँ पे ये जिगजैग बैलेंस देख रहे हैं, इसको फोटो देख के तो नहीं लग रहा कि ये जिगजैग बैलेंस है ऐसे। तो एक बार कोशिश करना कि इनको खाली डायग्राम से देखने की कोशिश करना, और एग्जाम एग्जाम में 4 जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सेट होता है वो देखना एक बार। इन्वायरमेंटल जनरल अवेयरनेस में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये सब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा और हम ही जाने। हाँ अब आ जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चलो। देखो अपना प्रेसिडेंट होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है हमारी आर्म फोर्सेस का। पिछली बार ये नहीं पूछा, ये पूछा कि हमारे सुप्रीम कमांडर का नाम बताइए। अरे भाई, तो सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है तो प्रेसिडेंट का नाम बताना था, अभी भी वही है और पहले भी वही थी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। फाइटिंग आर्म्स में आर्म्स कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। ये तरीका ध्यान रखना है कि कितने तरीके की होती है। इन्फेंट्री, आर्म कोप और इन्फेंट्री आर्चरी, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना? इन्फेंट्री बटालियन में कितने सोल्जर्स होते हैं? 3 सोल्जर्स होते हैं। एक प्लाटून में कितनी इन्फेंट्री कंपनीज़ होती है? 3 कंपनीज़ होती है। बाकी कितनी होती है? 6 होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अपने गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है। गैलेंट्री अवार्ड्स वो होते हैं जो सेना के अफसर्स को देते हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है उसे परमवीर चक्र बोलते हैं, ठीक है? और अपने नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स में सबसे जो हाईएस्ट होता है वो भारत रत्न होता है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म आनी चाहिए, सॉरी पीवीएसएम की फुल फॉर्म आनी चाहिए, है ना? परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अदिति कैंप, ठीक है? ये इनकी फुल फॉर्म होती है। पीवीएसएम, एबीएसएम, एसएम, बीएसएम और एडीसी अदिति कैंप, ओके? ये ऑनर्स हैं जो किनको दिए जाते हैं? जो सैनिकों को दिए जाते हैं। अभी अपन ने ऊपर अनिल चौहान सर की बात करी, अपन ने ना उपेंद्र त्रिवेदी सर की बात करी, एपी सिंह जी की बात करी, एक और क्या दिनेश जी की बात करी, है ना? तो उनके आगे ये ऐसे मेडल्स लगे हुए थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और भी आएगी इनमें चीज़ें, मैं और बता दूंगी। देखो है ना, इंडिया इंडिया की बॉर्डर्स एंड इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इसको लेकर अभी आपके नए टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट मैं अभी एक ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। अपना जो लैंड बाउंड्री है ना, मतलब अपना जो लैंड लोग बॉर्डर शेयर करती हैं, पाकिस्तान है ना, रेड क्लिप रेखा, है ना, इंडो इंडो पाक, या इसको रेड क्लिप नाम दिया गया है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें इतना कैसे लिखा है, एक सेकेंड, हाँ ओके ओके ओके, सॉरी मैं राजस्थान का याद करी थी, 10 वाला, वो मेरे ऐसे दिमाग में चला था, चलो कोई नहीं, है ना। इंडो इंडो पाक है ना, लगभग 3000 किलोमीटर हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ अपन बहुत कम बॉर्डर शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर्स। चाइना के साथ हम लगभग उतनी करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान से, है ना, 3488 किलोमीटर, ठीक है। अपन नेपाल से 1700 के आसपास चलते हैं, मतलब किलोमीटर शेयर करते हैं बॉर्डर। अपन भूटान के साथ 699 करते हैं, अफगानिस्तान के बाद दूसरी कम शेयर करते हैं बॉर्डर से, भूटान से, है ना। और अपन इंडिया म्यांमार से है ना 1600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, और हम बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। पिछली बार एक सवाल भी आया था, है ना। लैंड आउट जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो खत्म होती हैं, और इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो लगभग 4000 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। तो देखो हाईएस्ट टू लोअर ऑर्डर में चलना हो तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, देन चाइना के साथ करता है, देन पाकिस्तान के साथ करता है, देन नेपाल के साथ करता है, देन म्यांमार के साथ करता है, देन अफगानिस्तान के साथ करता है, नहीं सॉरी भूटान के साथ करता है, देन अफगानिस्तान के साथ करता है। कहने का मतलब इंडिया अपनी जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है ना, तो इन देशों के साथ करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये चीज़ एक बच गया, और कौन सा?
मतलब देखो, ऐसा पूछा जाए कि भाई लैंडलॉक कंट्री जो है उनके साथ कितनी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, है ना? तो लैंडलॉक में तो ये है, सारे है ना। बट अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो फिर मतलब नो नो होने चाहिए ना यार, 8 कैसे हो रहे हैं? एक कौन सा देश खा गए ना, कोई सा देश खा गए क्या? चलो 8 है तो 8 ही सही। ओके, अब चलो देखो, ये तो हो गया। उसके बाद है ना, अब कोस्ट लाइन की बात करते हैं। अपनी जो कोस्टल जो लाइन है ना, वो कटी फटी है, और उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फो है। मैं एक मोटे तौर पर बता रही हूँ, है ना, थ्योरी के हिसाब से बता रही हूँ। फिर कल क्लास ले नहीं पाए, अगर अपन ऐसे ही नॉर्मल मिलेंगे तो मीटअप कर लेंगे। मैं आपका आज का, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है तो छोड़ सकता है, वो प्रैक्टिकल तक का हो गया। मैं अभी थ्योरी का थोड़ा सा बता रही हूँ कि किसी को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही हो कि यार थ्योरी का तो मैम कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं एक बार थ्योरी का भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ, और ले लेंगे कल क्लास थ्योरी की भले ही। बट अभी एक बार मैं ओवरऑल पूरा बता देती हूँ कि ये चीज़ें हैं, और डीप में मुझे कुछ बताना होगा, कल मुझे लगेगा यार ये चीज़ें तो रह गई, तो मैं एक क्लास और ले लूँगी, ठीक है? ओके, देखो, अभी मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे ठीक लग रहा है या बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है तो मुझे बताओ। हेलो? ठीक लग रहा है मैम। ओके, चलने देना। यस मैम। देखो, इंडिया है ना, 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ अपना कोस्टल एरिया, मतलब जो कोस्टल एरिया है वो शेयर करता है, मतलब है ना, कोस्टल एरिया बनाता है या बॉर्डर शेयर करता है, जो भी आप जैसे भी लैंग्वेज समझे, है ना। अगर कोई चीज़ अंग्रेजी में ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्द हो गए, तो थोड़ा सा मुझे बता देना, है ना। मैं क्योंकि मेरा जैसे सब्जेक्ट आता है ना, तो मेरे एकदम मतलब मज़ा आता है मेरे को कि हाँ हाँ, मतलब ऐसे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, कर्नाटका ही नहीं, कौन सा है? हम्म, केरला, यस तमिल मैम, कर्नाटक। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 स्टेट्स हैं, है ना, जिनसे हमारा इंडिया अपनी बॉर्डर शेयर करता है, कोस्टल एरिया वाली। अपनी कोस्टल जो बाउंड्री है वो इंडिया इनके साथ शेयर करता है। कितने? 9 स्टेट्स के साथ। पिछली बार 9 स्टेट्स ऐसा आया था, ऑप्शन में नो दे रखा था और नो ही करना था, है ना, ये भी मैंने बताया था। उधर लैंडलॉक में कितने कर रहा है? 7, बट पड़ोसी देश 8 है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक कोई सा देश छूट रहा है, मालदीव, नो। 9 देश हैं अपने इसमें भी और उसमें भी, ठीक है, पड़ोसी देश 9 है। कोस्टल एरिया भी 9 से शेयर करता है, स्टेट कोस्टल 9 स्टेट से शेयर करता है। ओके, छोड़ो, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। देखो कच्छ, देखो ये जो गुजरात के ऊपर वाला जो पोर्शन है छोटा सा, उसको हम कच्छ नाम से जानते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वो काठियावाड़, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र से लगा के यहाँ कर्नाटक तक अपन कोंकण तट की बात करते हैं। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक मालाबार तट की बात करते हैं। और एक पॉइंट आता है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आता है, एक सेकेंड, ये पॉइंट आता है, इसको केप कमोरियन बोलता है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का है ना, हम उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो है उड़ीसा से पश्चिम बंगाल का, उसको उत्कल तट बोलते हैं। देखो सीक्वेंस ध्यान रखनी है, सीक्वेंस में जमाने के लिए भी दे सकता है, या फिर एक डायग्राम देकर ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे इसका नंबर दे दिया इन्होंने, है ना। जैसे मान लिया यहाँ 1 नंबर दे दिया, यहाँ 2 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, 5, 6, 7, सारे तो नहीं पूछेगा, बट 2, 3 कोई भी नंबर पूछ लिया, मान लो ये 3 नंबर पूछ लिया, 5 नंबर पूछा, 6 नंबर पूछ लिया और 1 नंबर पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया। और फिर इनको जमाना है कि है ना, नॉर्थ टू साउथ, या ऐसा कि भाई पहला दूसरा तीसरे को क्रम से जमाना है। तो भाई पहला कौन सा है? कच्छ है, तो कच्छ, ठीक है। दूसरा काठियावाड़, तीसरा कोंकण, चौथा मालाबार, पांचवा कोरोमंडल, छठा उत्तरी सरकार और सातवां उत्कल तट। ये चीज़ ध्यान में रहेगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इसको, क्योंकि देखो इसमें फैक्ट तो बहुत बनते हैं। सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में तो यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमारा जो जो ये नेपाल है ना, ये यहाँ पे जो जिले हैं ना, यूपी के कौन से जिले से बॉर्डर शेयर करता है? अब कितना कठिन सवाल है, मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने ये इतना सा बताया है बच्चों को ज़रूर पिछली वाली क्लास में, है ना, कि अपन कौन कौन से स्टेट से अपनी कौन कौन सी बॉर्डर शेयर होती है, लाइक है ना, JNK, है ना, पंजाब, राजस्थान, है ना, इनसे पाकिस्तान की, और हरियाणा, इनकी जो बॉर्डर शेयर होती है वो पाकिस्तान से होती है। फिर इधर वापस मैंने बताया कि नेपाल से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, इसकी होती है, इसकी होती है, ऐसे। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही हूँ मैं इस बार के लिए, मैं जस्ट ईजी गोइंग ये बता रही हूँ कि आप इनके नाम याद कर लें। आप सिर्फ ये याद कर लें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 स्टेट्स हैं जिनके साथ इंडिया अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ये समर्जेंस से बना है, ये इमरजेंसी से बना है, ये इमरजेंसी से बना है, इधर कुछ नहीं है। एक एक दो चीज़ें याद रखनी है कि हमारा जो ईस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न, देखो ये भी चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये ईस्ट है इधर, ये साइड ईस्ट है और ये साइड वेस्ट है। तो ऐसा पूछा जाए ना कि ईस्ट साइड में, जैसे देखो कोंकण पूछ के ऐसा पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी जो तट रेखा है वो मतलब इसके पूर्वी भाग में स्थित नहीं है, तो कोंकण ऑप्शन में होगा तो नहीं है, ठीक है। कच्छ होगा तो नहीं है, काठियावाड़ होगा नहीं है, मालाबार होगा नहीं है, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है और ये ईस्टर्न साइड में। ऐसा भी देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, हमको ये इन्फो याद होगी तो हम कर लेंगे। ओके, मैप को 2-3 बार दिखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सा, देखो डिस्ट्रिक्ट तक नहीं जा पाओ कोई बात नहीं, आप इनके स्टेट्स की बाउंड्रीज, दोनों बाउंड्रीज मैंने बता दी है कौन सी हो, लोअर टू हायर, हायर टू लोअर ऑर्डर में आपको ये पता होना चाहिए। एक इन्फो मैं और बता रही हूँ अभी के लिए, वो याद रख लेना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी जनवरी 2025 में ही ये चेंजेस हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अभी तक किसी ने नहीं बताया है, यहाँ तक यूनिट ने भी नहीं बताया, मैंने बच्चों से पूछा है।
तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, बट चलो नहीं बताया, कोई बात नहीं। देखो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो कौन सा स्टेट कितना शेयर करता है। देखो मैंने आपको बताया ना कि हम सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लैंड एरिया मतलब शेयर करते हैं, है ना। अपना जो मैक्सिमम लैंड एरिया शेयर बॉर्डर शेयर करते हैं वो अपन बांग्लादेश के साथ करते हैं। पर कोस्टल एरिया अपन कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा करते हैं? देखो पहले भी अपन गुजरात से ही कर रहे थे और अभी भी अपन गुजरात से ही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। स्टेट में अगर यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। और पहले भी अपन पहले इनको दोनों को अलग अलग इंक्लूड किया था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको इसमें कर दिया है, मतलब एक ही में कर दिया है। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ मैं ही समझ रही हूँ या तुम लोग समझ रहे हो थोड़ा बहुत? हेलो। यस मैम, समझ रहे हैं, आ रहा है, देखो समझ रहे हैं मैम। ये देखो पिछले वाला है, ठीक है, ये अभी नया आया है, लेटेस्ट, ठीक है। पिछले वाले में अपन कह रहे थे 7,516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, द्वीप समूहों सहित हमारी कोस्ट लाइन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, तटीय समुद्री मतलब क्या होगा, तटीय समुद्री रेखा, है ना, जो है वो 7,516 किलोमीटर थी, ठीक है, 0.6 ऐसा कुछ था, छोड़ो। अभी नए डेटा के अकॉर्डिंग, है ना, अभी रिसेंट 2025 में 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज हो रहा है, इसलिए मैं बच्चों को यही सलाह दूंगी कि दोनों पता होनी चाहिए। क्या पता पेपर पहले बन गया हो जनवरी से, तो ये आएगी। अब जनवरी के बाद बना होगा, जहाँ तक कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम 7 डेज पहले ही पेपर बनाते हैं, अगर 7 डेज पहले बनाया होगा तो ये वाली आएगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैक्टिक लगता है तो इतना नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रख लेना कि सबसे ज़्यादा गुजरात बॉर्डर शेयर करता, पहले भी करता था, अभी भी कर रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। और अब आप कहोगे कि मैम है ना, जो बॉर्डर है वो तो ऐसे ही थी सिंपल, अब इसमें वो 7,516 किलोमीटर थी, अभी इतनी कैसे हो गई है? तो ऐसा था बेटा कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत कटी फटी है, जैसे ये देखो यहाँ, ये तो पहले तो अपने इसको ऐसा सिंपल ऐसे बना दिया, बट अभी ऐसा नहीं किया। अभी है ना, अगर ये यूं 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 जितनी भी बार इसको घुमाए घूम कर, है ना, कोस्ट लाइन बनती है ना, कभी मैप बनाते हो तो तुम याद ध्यान रखो, तो एक तो इन्होंने देखो ऐसे सिंपल बना दिया इसको, है ना, ऐसे, बट जितना टूटा फूटा सा है ना उस सबको, एक छोटे से छोटे द्वीप को भी इंक्लूड करा है, इसलिए वो 11,000 हो गई है। मोटा मोटा तौर पर याद रखना है, 7,516 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर। देखो लैंड एरिया की टोटल कितनी है मुझे ध्यान में नहीं है, मैं टोटल आपको बता दूंगी, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। शायद 15,200 है ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना, 15,200। अभी नए डेटा के अकॉर्डिंग मैं और बता दूंगी। ओके, कोस्ट लाइन वाला हो गया, 10 नंबर आ जाएंगे। हेलो। यस मैम। ओके। देखो एक इन्फेंट्री जो होती है ना, एक इन्फेंट्री बटालियन जो होती है, अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा है यार। एक इन्फेंट्री जो बटालियन होती है उसमें सेक्शन छोटी स्मॉलेस्ट इकाई होती है और कोर बड़ी इकाई होती है, मैंने आपको पहले भी बताया अभी, ठीक है। कोर टू डिवीजन, डिवीजन टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू बटालियन, बटालियन टू कंपनी, कंपनी टू प्लाटून, प्लाटून टू सेक्शन। सेक्शन में 10 जवान होते हैं ना, 6 राइफलमैन्स होते हैं और 4 सपोर्टर्स होते हैं। 4 सपोर्टर्स में से भी 2 रॉकेट लॉन्चर्स लेकर होते हैं और 2 एलएमजी लेकर होते हैं, ठीक है। 6 राइफलमैन्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक सेक्शन होता है उसमें सेक्शन में 6 फॉर्मेशंस बनती हैं, जो हमने अभी आगे बात कर ली है, इनका नाम याद होना चाहिए। ओके, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा कि मैम हाँ 6 सेक्शन फॉर्मेशन हमें पता है, बट बेटा जब ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, तब इनमें से एक कोई और नाम दे दिया और पूछा कि इनमें से कौन सा सेक्शन फॉर्मेशन का टाइप नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यार याद ही नहीं आ रहा, इसलिए इसे सेम एज इट इज इंग्लिश में ऐसे याद रखना है, सिंगल फाइल एरोहेड स्पेयर हेड डायमंड एक्सटेंडेड। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी। और नहीं याद हो चलो छोड़ो, गोली मारो। ये तो याद होंगे ना, ये डायग्राम तो एक वर्टिकल था, एक हॉरिजॉन्टल था, 2 ऐसे थे वर्टिकल, एक एरो जैसे था, एक आधी तीर जैसे था और एक डायमंड जैसा था, ये तो याद हो जाएंगे ना, बस। तो उनको उसमें डाल के देख लेना है। ओके, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक जनरल प्रश्न बच्चे के मन में हमेशा रहता है ना, कि मैं इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट्स का इंट्रो में क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कुछ नहीं पढ़ना है ना, ये पढ़ना है। देखो 7.6 mm SLR जो हम पढ़ के आए हैं उसकी सारी चीज़ें, उसकी मजल वेलोसिटी, उस मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 7.62 mm LMG की मैं थोड़ा सुनना, LMG की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, मैं ये पूछ रही हूँ। 20 राउंड मैम, 2700 फुट प्रति सेकंड। ओके, और दोनों में यही होती है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। यस मैम। ओके, मैम इंसास में 900 मीटर होती है बस। हाँ मजल वेलोसिटी इंसास में 900 मीटर होती है और 0.22 में 1030 मीटर होती है, सॉरी पर फीट पर सेकंड होती है, सॉरी, है ना। ये चीज़ यूनिट भी बहुत ज़रूरी होती है याद रखने की। ओके, और तुम बताओ SLR में है ना, इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? मैम 274 मीटर। हाँ 275 मीटर या 300 गज, मैंने 300 गज बताया है, तो 275 मीटर और 300 गज एक ही बात है। ओके ओके, देखो ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, उनका अगर नाम आ जाए कि इनका क्या नाम होता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। MR का मतलब मैप रीडिंग होता है, सेल्फ लोडिंग राइफल, हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन, अम्ब्यूशन, है ना, स्टार्ट पॉइंट, है ना, SP स्टार्ट पॉइंट, AMN अम्यूनिशन, है ना। और इनका मतलब कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि ये वेपन के जो इक्विपमेंट है उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इनकी, जैसे HMG की फुल फॉर्म पूछी थी पिछली बार, तो है ना हाई मशीन गन उसका फुल फॉर्म होता है। एक बार चारों ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उन चारों को देखकर उसको फिट करना है उसमें कि वो फिट होता है या नहीं।
जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन पेपर को नहीं करेगा। मैंने जैसे जो मेथड बताया है उसी मेथड से क्वेश्चन करेगा आराम से। पहले पहले पोर्शन में हमें 5 नंबर लाने हैं, 5 क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं ईजी गोइंग उनको करने हैं, नहीं आते छोड़ देना। फिर सेकंड वाला पोर्शन करना है, उसमें 110 क्वेश्चन करने हैं, है ना, उनमें जो आते हैं वो करने हैं, नहीं आते छोड़ देना एक बार। आर्म फोर्सेस में फिर से ऐसे करने हैं, 55 नंबर लाने हैं, देन उसके बाद तुम्हारा मन है जो करना। ओके, फेल कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, फिर वो आना मत मेरे पास वापस। हाँ, इन्फेंट्री में मैंने ये बता दिया है। देखो एमएमजी का मैंने फुल फॉर्म उधर नहीं बताया है ना, मीडियम मशीन गन, और वो एक और क्या बताया था इधर, एचएमजी हैवी मशीन गन, ठीक है, एमएमजी मीडियम मशीन गन, एलएमजी लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल एसएलआर, है ना, ऑटोमेटिक एजीएल की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ठीक है, और एंटी टैंक गाइड मिसाइल एटीजीएम की फुल फॉर्म होती है, रॉकेट लॉन्चर आरएल होता है। ओके, इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। हम जब राइफल को साफ करते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए, पुल थ्रू, है ना, तेल, सिलेंडर, ब्रश, चिंदी, है ना, गेज रेगुलेटर और पेशकश। चिंदी का आकार कितना होना चाहिए, 4x2 इंचेस। ओके, ये चीज़ साइड अलाइनमेंट और साइड पिक्चर में क्या अंतर होता है, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अरे यार, साइड अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो फायरर होता है वो है ना फोकस टाइप टिप को एक लाइन में मिलाकर कार्रवाई करता है। आपने देखा होगा कि अपन है ना ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बनी हुई होती है अपने राइफल के आगे आगे वाले जो बैरल होती है ना उसमें, है ना, तो उनकी सारी जो साइड्स होती हैं, है ना, फोर साइड की जितनी भी टिप होती हैं उन सबको मिलाकर हम एक लाइन में अलाइन करते हैं किसी चीज़ को, तो वो अलाइनमेंट कहलाती है। किसी भी चीज़ को अलाइन करना अलाइनमेंट है, ऐसा करके याद किया था हमने, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि राइफल में हमें ना फोर साइड की जो टिप्स होती हैं उसके ऊपर जितनी भी लाइनें बनी होती हैं उनको एक सिदाश में मिलाते हैं, देन आराम से बिना सांस को रोक कर ट्रिगर दबा देते हैं। ओके, वो अलाइनमेंट होता है, मतलब याद रखने के अलाइनमेंट शब्द याद रखना। साइड पिक्चर में अपन क्या करते हैं कि फायरर अपनी आंख से बैक साइड, फोर साइड एंड पॉइंट एम को एक ही दृश्य में देखता है। ये तीन चीजें मैं आपने कहते हैं कि एक अच्छी फायरिंग करनी हो तो इन तीनों चीजों को एक ही उसमें देखो, एक ही दृश्य में देखो। मतलब एक ही दृश्य में मतलब वो एक कांच जैसा बना हुआ था आगे, है ना, तो उस कांच में वो तीनों चीजें तुम्हें एक एक साइड में दिखती है ना, अपनी फोर साइड, बैक साइड और पॉइंट ऑफ एम, मतलब आपका जो टारगेट, वो तीनों एक ही जगह होती है ना। तो वो आपकी इमेज जो इमेजरी लाइन आप बनाते हो ना, जो आभासीय रेखा आप बनाते हो और फिर आप ट्रिगर दबाते हो, तो वो साइड पिक्चर होती है। तो ये चीज़ साइड पिक्चर में तीन चीज़ होती है, बैक साइड, फोर साइड एंड द एम। ओके, और इधर अपने फोर साइड में जब अपन टिप को एक लाइन में मिलाकर अगर टारगेट को अलाइन करते हैं तो वो अलाइनमेंट कहलाता है। ओके, ये चीज़ पता चल जाएगी। सॉरी, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 2 स्टैंड गन होती हैं, ये तो कुछ नहीं है। भारत की प्रथम एंटी टैंक मिसाइल नाग थी। स्नैप शूटिंग क्या होती है, स्नैप शूटिंग में कभी एक बहुत मुझे मौका मिलेगा तो मैं शूटिंग की सारी चीज़ें बताऊंगी तुम्हें, बट चलो अभी के लिए स्नैप शूटिंग में 25 गज की दूरी होती है, 5 टारगेट होते हैं प्रति हिट, मतलब एक हिट करोगे 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 टारगेट होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, 5 इंटू 10 बराबर 50। ओके, लिमर अब क्या है, कुछ नहीं पढ़ लिया अपन ने। ये देख लेना, हाथों की नसें, आंखों का मस्तिष्क सामंजस्य में होना चाहिए, वार्म अप है एक तरीके का। ओके, फाइटिंग आर्म्स, फाइटिंग आर्म्स मैंने अभी 3 बताई ना आपको, पैदल सेना, शस्त्रागार और यंत्रिकृत पैदल सेना, ये हिंदी है, मैंने आपको इंग्लिश में पहले अभी बताई। अपनी आर्मी कमांड्स कितनी है, 7 कमांड है, 4 तो वही है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्ट और एक और कौन सी है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ओके, ये मैंने बता रखी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, एक बंदा है मानिक शाह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरी इच्छा थी कि इस बार मैं तुम्हें उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है वो दिखाऊं, बट आपने ऐसा मौका दिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो ओके विद दिस कि आपने मिलना भी उचित नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, फील्ड मार्शल मानिक शाह के, सॉरी मैं कहा थी, आई एम सो सॉरी। देखो, मानिक शाह का जन्म 1914 में हुआ और मानिक शाह प्रथम फील्ड मार्शल है। इन्होंने इंडो चाइना वॉर जो अपना हुआ था, सॉरी इंडो पाक वॉर, जिसे हम इंडो बांग्लादेश वॉर भी बोल सकते हैं अभी के लिए, है ना। और एक बंदा हुआ है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, उनका जन्म हुआ है 1899 में, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। देखो इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क, वो फर्स्ट फील्ड मार्शल है, जहाँ भी फर्स्ट फील्ड मार्शल की बात आएगी वहाँ सैम मानिक शाह का नाम आएगा, और जहाँ भी फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसी वर्डिंग आएगी तो वो राजपूत रेजिमेंट से एक बंदा था, है ना, इनका एक पेट नेम भी था, है ना, नागा, नादा, है ना, नंदा, नंदा नागा ऐसा कुछ करके, है ना, तो नंदा वो नाम याद रख लेना। अपने फर्स्ट सीडीएस कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो मैं अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोला था मैंने पहले प्रथम, ठीक है, और अभी मैं बोल रही हूँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो जनरल विपिन रावत है। उनका जन्म 1958 में हुआ, अभी प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी 2021 में, 21 या 22 में आप देख लेना, है ना। और प्रथम सीडीएस है, उनको पीएसएलवी, बीएसएलवी, सॉरी पीबीएसएम, एवीएसएम, एसएम, बीएसएम और एडीसी ऑनर्स भी मिले हुए थे। ये 3 जने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो थ्योरी एग्जाम होता था इसलिए 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए कहूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 परमवीर चक्र विजेता है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, 21 के, 20 के तो यहाँ लिखे हुए हैं, एक बंदा कोई बच रहा है उसका आप देख लेना कि कौन सा बंदा बच रहा है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, किन किन को परमवीर चक्र मिले। राजस्थान से 2 जनों को मिला, पीरू सिंह जी और शैतान सिंह जी। वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं, झुंझुनू और, अरे राम राम राम, बर्बाद कर दोगे। चलो कोई नहीं, देख लेना, जोधपुर कहीं पता नहीं कहीं से, मैं सॉरी ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट अभी मेरा दिमाग वास्तव में नहीं चल रहा है।
वॉर हिस्ट्री में देखो है ना, कश्मीर वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाइना के साथ हमारे वॉर्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाक के साथ हमारे जितने भी वॉर हुए हैं 47, 45, 71 और 99, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करगिल वॉर तो इंपॉर्टेंट है ही है, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन मेघदूत इसमें कार्रवाई हुई थी वो, है ना। शिवाजी महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों में मैंने अंतर बता रखा है बहुत बार, अब नहीं बताऊंगी, है ना। पीओके का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, है ना, और इनकी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन दोनों में अंतर आना चाहिए। ओके, मिलिट्री हिस्ट्री में कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बता रखा है मैंने, कोई नहीं, ये तो अभी थ्योरी वाला क्वेश्चन तो अभी आएगा नहीं, आ जाए तो ध्यान रखना। दो सैन्य बलों के विरोध में बलों के बीच में संघर्ष, ठीक है, और कारण ये राजनीतिक और कुछ भी नहीं, कारण वही है, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। हिंसा, शीत वॉर वगैरह, वॉर के बहुत सारे टाइप होते हैं, छोड़ दो। प्रथम विश्व युद्ध पता रखना है, 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब कैसे भी करके, ओके। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लगा के 45 तक, 39 से 45 तक, ये ध्यान रखना है ना, 40 में एक कम, है ना, 40 से 45, अपन कहते हैं 40 से 45 की उम्र में तो आधा हो जाता है, तो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम हुआ, ओके। और उसके बाद अपना कश्मीर, कश्मीर जो अभियान चला वो 47 से 48 के बीच में चला, भारत चाइना 62 में हुआ, है ना। और इसमें ना ये याद रखना है कि चाइना से अपने कौन कौन से जिले हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये पिछली बार आया था क्वेश्चन, तो ये ध्यान रख लेना, मतलब बहुत पहले। JNK, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, पाकिस्तान के साथ भी मैंने अभी आपको बताया, वो ध्यान रखना। पाक वाले, पाक का युद्ध हुआ 65 में, और ये अगर इसको बांग्लादेश वाला बोलो या पूर्वी पाक बोलो, है ना, 71 में हुआ, और 99 में करगिल वॉर हुआ, है ना। करगिल वॉर के बारे में सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, टाइगर हिल पे हुआ, ऑपरेशन विजय के तहत हुआ, 26 जुलाई 1999 को अपन को विजय प्राप्त होगी, इसी उपलक्ष्य में हम विजय दिवस मनाते हैं, करगिल विजय दिवस मनाते हैं, सॉरी, है ना। और 1971 में जो अपना भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, उसमें एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है। वो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं, भुट्टो, भुट्टो उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं आ रहा अभी, है ना, आमिर भुट्टो, आमिर खामिर ऐसा कुछ नाम था, चलो छोड़ो, है ना। वो भुट्टो जो बंदा था, उनके साथ 3 जुलाई 1972 को अपना ये समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। और भी समझौते हुए हैं, वो समझौते याद रखना। परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा कहाँ से हैं आप पता करेंगे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सॉरी, चक्र इतने टाइप के होते हैं, अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन थ्योरी में भर भर के लिखते थे कि सर मैं लिख दूंगी, बट अब नहीं आएगा ऐसा। आए तो देख लेना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, ये सारे कैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ओके। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ठीक है। महाराणा प्रताप का नाम याद रखना है, सिसोदिया वंश से हैं, 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ, हल्दी घाटी के नायक हैं, हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 में प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ, प्रताप के दरबार में नवरत्न दरबारी भी बैठते थे। शिवाजी को याद रखना है, शिवनेरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, औरंगजेब से संघर्ष किया इन्होंने, और गुरिल्ला पद्धति पर युद्ध किया, ओके। ये सब चीज़ें मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको ध्यान में रखना है, और भी चीज़ें आएंगी, मैं बाद में बात करूंगी। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे इनका बहुत तहलका मचा रहता है ना। ध्यान रखना है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है ना। और इसका सार्क का जो है वो नेपाल में है ना। नाटो का बेल्जियम में है, और आसियान का इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया। मतलब कहने का मतलब इनके हेडक्वार्टर याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये सी में इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपने मुझे आज याद किया इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, ओके। ये आपका एग्जाम है, और रिपोर्टिंग टाइम जो भी है अभी, ये पता नहीं 2024 कब से आ गया, छोड़ो, ये पुरानी स्लाइड होगी इसलिए, ओके। उसके बाद ये तो अपने देख ही लिया है, उसके बाद ये तो कोई नहीं, छोड़ो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लेना, मैंने बोली थी ना नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं, ये देख लेना, है ना। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लिसेस फेयर, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना अपने अंदर। जी मैम। हाँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं आपको बोला कि जब तक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई आइडिया नहीं लगे, तो एन का मतलब होता है नेशनल, डी का मतलब होता है डिजास्टर, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, ओके। जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, महानुभावों, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ओके। NDRF की फुल फॉर्म, NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ है आप ये पता करेंगे, ये आएगा क्वेश्चन, ओके। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ओके। मैम दिल्ली। मैम दिल्ली। ओके ओके, देखो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो दिल्ली ही करनी है, पर ऐसा हर क्वेश्चन में मत कर देना प्लीज़, ओके। चलो, यस मैम। NDMA की फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। NEC की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, SDMA की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA की डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट NDM। और मैंने एक चीज़ लिख रखी है कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको कोई फुल फॉर्म नहीं पता चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखना है, नेशनल का मतलब, एन का मतलब नेशनल होता है लगभग लगभग 90% केसेस में, है ना। और डिजास्टर, डी का मतलब डिजास्टर होता है, एम का मतलब मैनेजमेंट होता है, और ए का मतलब अथॉरिटी होता है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। ये स्लाइड इधर उधर होगी, चलो कोई नहीं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें यही है कि योगा रैलियाँ वगैरह, स्वच्छ भारत अभियान, प्लांटेशन वगैरह। पहले तो थ्योरी एग्जाम था तो मैं कुछ भी लिखवा देती थी, बेटा ये 4 याद करके चले जाना, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी याद रहे, इसको की पॉइंट बना के लिख देना, बट अभी बच्चे का ही काम नहीं आएगा। योगा में आपको सब सारे पता होना चाहिए, कोई स्थिति देकर पूछा जा सकता है कि कौन से योगा से रिलेटेड है, नहीं आए तो थोड़ा सा इधर उधर देखना, कल्पना से पूछ लेना, उसको बहुत सारे योगा वोगा आते हैं, है ना, जो वो रोज़ बोलती है पर हम नहीं करते, हमारा दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं है, ओके। बॉडी में हमारी बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, मतलब एक सामान्य रूप से अपन अगर बात करें तो 206 बोन्स होती हैं। विटामिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं कल पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे से, विटामिन सारे याद होने चाहिए, ओके। नहीं याद हो तो B और C को देख के चले जाना, मतलब B और C में क्या क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि आर्म फोर्सेस में अपने
मतलब जो कमांड्स होती हैं, कितनी कमांड्स बताई थी मैंने? 7 7 कमांड्स होती 7 हैं। ओके, तो अपनी जो ईस्टर्न कमांड होती है ना, वो कोलकाता होती है। नॉर्दर्न कमांड है ना उधमपुर होती है। साउदर्न कमांड पुणे है ना। सेंट्रल कमांड लखनऊ है ना। और ट्रेनिंग कमांड शिमला है ना। साउथ वेस्ट जयपुर में है, ये तो अपन को पता ही है, अपने अपने यहाँ है। और वेस्ट कमांड है चंडी मंदिर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है, याद हो जाएगी। चलो नहीं हो रही है तो ओके मैम। कर लेते हैं। ओके, कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये अपन ने इंडिया बना दिया, मतलब बहुत ही गंदा बनाया है मैंने, बट मैंने बना दिया। ओके, इंडिया। अपन ने नॉर्दर्न कमांड की बात करी, अपन उधमपुर। ओके, ऐसे मतलब उधमपुर आई थिंक यूपी साइड में है। ओके, देख लेना एक बार, है ना। साउदर्न पुणे। ओके, है ना। सेंट्रल लखनऊ। लखनऊ मतलब यूपी में है, बट चलो ये ऐसे याद कर लेना, लखनऊ। ओके, और अपना है ये साउथ वेस्ट जयपुर में, है ना। चंडी मंदिर अपने, सॉरी चंडी मंदिर यहाँ है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मिट नहीं रहा है, पूरे गया। चलो जो भी है, इनमें आपको रखना है। शिमला है तो शिमला की जगह रखना है ना। चंडी मंदिर है तो चंडी मंदिर रखना है आपको। मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि आपको डायग्राम में एक बार उनको देख लोगे कि हाँ ये कहाँ है, या फिर एक काम करना है, ऐसे सर्च करना आर्मी कमांड्स ऑफ इंडिया, है ना। तो एक मैप आ जाएगा और उस मैप में आप देख लेना कि कौन सा कहाँ है। ये चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि इस बार मुझे, मेरा तहे दिल से दिल कह रहा है कि पूरा डीप में जाएगा। ऐसे सिंपल सिंपल नहीं पूछेगा कि पहले था ना कि कोई सी भी 4 कमांड के बारे में बता दो, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। इस बार पूछेगा कि जो साउथ वेस्ट कमांड है वो कहाँ है, जयपुर में है। सेंट्रल कमांड कहाँ है, लखनऊ में, है ना। साउथर्न कमांड कहाँ है, पुणे में। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, शिमला में। वेस्टर्न कमांड कहाँ है, चंडी मंदिर में है। ओके, और और क्या बचा, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ नहीं, कंपास तो आ गया, पहले भी आ गया था। शेप, ये चीज़ें क्यों दिखाई देती है ये तो पता है ना। शेप, साइज, शेपिंग, शाइन, है ना। सरफेस, शैडो, मूवमेंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 6 देखो ना, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं वो कौन से प्रिंसिपल का काम करती है। 6S and 1M पर काम करती है। ओके, उसके बाद ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, जजिंग डिस्टेंस वाला, तो छोड़ दो। मैप रीडिंग में मैंने बता दिया, ये सब बता भी दिया, पता नहीं क्यों आए बार। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, मिलिट्री स्ट्रीम है ना, करगिल वॉर विजय ऑपरेशन से संबंधित है। 26 जुलाई 1999 इसकी डेट याद होनी चाहिए, जिसकी इंपॉर्टेंट है उसकी डेट याद होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट फील्ड मार्शल मानिक शाह, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एम करियप्पा, फर्स्ट पीवीएसएम सॉरी पीवीसी परमवीर, फर्स्ट परमवीर चक्र मेजर मनोज शर्मा, है ना। इनका याद रखना, ये कहाँ से हैं और इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल इस बार कह रहा है कि क्यों सोमनाथ शर्मा के बारे में थोड़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने मतलब क्या किया, मतलब वगैरह वगैरह ऐसा। ओके, तुम देख लेना। ओके, अपन यहाँ पे देखो, ऑपरेशन परम है ना 2002 में। एलओसी लाइन ऑफ, मैंने क्या बताया, एलओसी का क्या बताया था रे, फुल फॉर्म क्या होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन परम। ठीक है, पवन हुआ था श्रीलंका में, बजरंग हुआ था आसाम में, और मेघदूत हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में। मेघदूत से सवाल आ सकता है, मेघदूत क्या चीज़ है ना। मेघदूत कहाँ हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था। आर्मी का ऑपरेशन है जो कारगिल वॉर से संबंधित है, और ये चीज़ ध्यान रखनी। ओके, देखो एक समझौता हुआ, पंचशील समझौता, है ना। वो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, सब हाँ आज़ाद हो गया था, सॉरी, उस समय जवाहरलाल नेहरू और कुछ 5 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर एक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया कि हम मतलब हमें ना मतलब जो 2 गुट बटे हुए हैं, यूएसए और यूएसएसआर, है ना। यूएसएसआर, है ना, ये दो जो रूस और रशिया और चाइना, 2 विश्व की शक्तियां हैं। तो कुछ देश है ना यूएसए में मिल रहे थे, कुछ यूएसआर में मिल रहे थे, बट भारत ने कहा हम किसी में नहीं मिलना चाहते यार, हम तो पंचशील सिद्धांतों पर वर्क करते हैं। तो उस समय एक बंदा था, अभी देखो करंट में मैं इस क्वेश्चन को क्यों लाई हूँ और उसके पीछे क्या कारण है ना। मैं जनरली नहीं पढ़ाती हूँ, बट आज पढ़ाऊंगी। हाँ, मैंने पहली स्लाइड बनाई थी उसमें इंक्लूड किया था, बट अभी वो चला गया, मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो मैं समझा देती हूँ आपको। इसमें क्या है, 5 समझौते किए थे, 5 समझौते 1954 में किए थे। उस टाइम भी इंडोनेशिया का एक बंदा था जो हमारे यहाँ आया था। फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंस, सॉरी अपना जो रिपब्लिक डे था ना, तो उसमें जो चीफ गेस्ट आया था वो उसका नाम था सुकर्णो। सुकर्णो, ठीक है, वो इंडोनेशिया का पीएम था। ओके, अभी भी फिर से अपन कितने कितने कितना समय हुआ है, मैं हमें आज़ाद हुए, सॉरी आज़ाद हुए क्या, अपने को गणतंत्र हुए कितने देश हुए अपने, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया अभी अपने, 76। पक्का बताओ रे, मैंने यस स्टेटस मैम। डाला था ना, गिन लो गिन लो। हम्म? कौन सा रिपब्लिक डे मनाया है हमने इस बार, अरे इतना सरल प्रश्न और इतनी सरल चीजें तुम्हें नहीं आ रही, क्यों भाई, यार क्यों रहे, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, खा नहीं रही हूँ। 76 वाला ही बनाया था मैम। ओके, ठीक है, तो जो 76 जो अपना रिपब्लिक डे मनाया उसमें एक बंदा आया, इंडोनेशिया का पीएम आया, उसके बारे में कहीं पूछ ले तो पूछ ले, ध्यान रखना, है ना। सुबियांतो ऐसा कुछ करके उनका नाम था, नाम में थोड़ा मिस कर रही हूँ, वो चीज़ आप इसमें देख लेना, एक ना उनका नाम याद रखना। ओके, इनकी फुल फॉर्म याद ही है आपको, छोड़ दो, ये पुराना प्रीवियस ईयर पेपर है, उस तरीके के पेपर आते थे, मतलब पहले ऐसे इस तरीके से इसमें लिखना होता था, है ना, और ऐसे ये हाथ से लिखना होता था, भी कुछ नहीं, OMR बेस्ड है, तो छोड़ दो, ये पुराने पेपर में बच्चों की कॉपीज़ हैं,
बच्चों ने इतना सुंदर सुंदर लिखा है जो अपन प्रैक्टिस पेपर लेते थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करते थे, बट ये हमारे पुराने बच्चों की कॉपीज़ हैं जो मेरे मेरे प्यारे बच्चों की कॉपीज़ हैं। बहुत सुंदर सुंदर लिखा है उन लोगों ने, और ये बेस्ट कॉपीज़ जो मैंने पिछली बार चेक करी है वो वाली, ये मेरे प्रीवियस ईयर बच्चों का अचीवमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अपन पूरे साल मिलते तो शायद टाइम पास करते, इसलिए। देखो, एक चीज़ और है कि एनसीसी 2025, तो मैंने यहाँ लिख दिया 23 लिखा हुआ था, तो यहाँ 25 लिख दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आर्मी डे 15 जनवरी, नेवी डे अपन 4 दिसंबर, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। ये चीज़ याद रहेगी? यस मैम, याद है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, है ना उनका, वो मैं अभी बोल रही थी ना आपको, अपने 26 रिपब्लिक डे जो अपन ने मनाया है अभी, उनमें वो जो आए थे पीएम, किसके, इंडोनेशिया के पीएम आए थे ना। पहले में भी इंडोनेशिया के आए थे, सुकर्णो, है ना, उन्होंने भी पंचशील सिद्धांत पे हस्ताक्षर किए हुए हैं, सिग्नेचर करे थे। और अभी वाले जो आए हैं वो ना सुबियांतो, है ना, प्रभावो सुबियांतो, ऐसा कुछ करके उनका नाम है। ओके, ये ध्यान रखना। चीफ गेस्ट कौन थे 26 जनवरी के, ये चीज़ पूछ ले आपको तो। एनसीसी डे मैंने बता ही दिया है। एनसीसी स्थापना दिवस 16 जुलाई 1948। ओके, विजय दिवस 16 दिसंबर, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। एक 2-3 संस्थाएं नाम अब थोड़ा सा एक बार पढ़ लें तो अच्छी बात होगी। डीआरडीओ, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म वगैरह ये तो आती है ना? हाँ, हेलो मैम डीआरडीओ की नहीं पता है। देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में है इनका हेडक्वार्टर डीआरडीओ का, जो सॉरी, अपनी होम नहीं रही, अपनी जो डिफेंस मिनिस्ट्री इसके अंडर में आता है। ठीक है, एनडीए की फुल फॉर्म आती है नेशनल डिफेंस अकेडमी, पुणे में है ना, पुणे में है, ये चीज़ याद रखनी। ओके, आईएमए की फुल फॉर्म आती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी मैम। ओके, गुड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। ओके, इस बार बता, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन कहता है, देखो वो हर बार होता है, इसलिए मतलब मेरा मन कहता है, मतलब तुम्हें वो चीज़ याद रखनी है ना। ऐसा नहीं कि मैडम ऐसे ही बोल रही है कि हाँ भाई मेरा मन है तो बस मेरा मन रखने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मेरा जो मन कहता है वो आता है एग्जाम में, इसलिए एक चीज़ याद रखना। मेरा मन यूँ कहता है कि इस बार इसका मोटो पूछे आईएमए का। आईएमए का मोटो है शौर्य या विवेक। अगर शौर्य ऑप्शन में नहीं हो और वीर विवेक पूछे तो भी कोई बात नहीं, हालांकि शौर्य विवेक ही है, बट चलो फिर भी। एक चीज़ अगर आपको बताओ, ये तो सबको पता है कि एनडीए का जो हेडक्वार्टर है पुणे में, पर वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है पता है? खड़गवासला के वहां पर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके उसकी उसकी जो बाउंड्री है उसी में एनडीए का हेडक्वार्टर है पुणे में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्या है, बस इसरो, इसरो तो अंतरिक्ष भवन बेंगलोर में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, ये शीर्ष संस्थाएं हैं, बहुत सारी है। देखो, ऐसे तो मैं अगर बात करूँ ना, इतनी संस्थाएं हैं, पर मुझे ये 2-4 इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने इनके बारे में तो देखो पता होना चाहिए। ये अपनी टैगलाइन है, वी विल बी द वॉरियर। अब बने तो नहीं इतने दिनों में, बट चलो, चुराना मत। ठीक है, हो गया। थैंक यू, तो आया ही नहीं, आ गया, आ गया। थैंक यू, आ गया। थैंक यू, जय हिंद। और बताओ।